सलाह देने के लिए हमारे साथ इनॉफ वेंचर्स के विजय चोपड़ा सुबह से ही जुड़े हुए हैं और अब एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान भी शामिल हो रहे हैं। समित, गुड मॉर्निंग। बाजारों में दबाव है, निफ्टी को हमने वो 8000 के स्तर को भी तोड़ते हुए देखा है, क्या करने की सलाह देंगे सर आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट अगर 2 वीक्स की हम प्राइस एक्शन देखें तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा 300-350 पॉइंट्स का करेक्शन देखा है। रिसेंटली उसने एक बाउंस बैक दिया था 8000 के लेवल से, बट हायर लेवल्स पे हम कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। हम अगर डेली चार्ट देखें तो एक चैनल पैटर्न में ट्रेड हो रहा है जिसका लोअर एंड अभी 7950 के आसपास प्लेस्ड है। सो गोइंग फॉरवर्ड 7950 का क्रूशियल सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल सस्टेनेबल बेसिस पे ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से ये मूव है नीचे की तरफ और एक्सटेंड होगी 7850 7800 तक। मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी निफ्टी के लिए। ओके, सो आज की क्लोजिंग पर रहेगी नजर समित की, लेकिन अब मेरे साथ मनीष शर्मा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमस्ते शर्मा जी, बताइए कौन सा शेयर है जिसमें सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैम मेरा फेडरल बैंक का मैम 700 पे है। फेडरल बैंक सर, किस रेट पर खरीदा है? 66 मैम। 66 पर आपने खरीदा है, आपको तो बहुत अच्छा मुनाफा। फेडरल बैंक या कैनरा बैंक सर, माफ कीजिएगा? फेडरल बैंक मैम। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, ओके। फेडरल बैंक के 700 शेयर 66 के भाव पर खरीदारी की है, यानी नुकसान हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने कैनरा सुन लिया था। तो फेडरल बैंक में क्या करना चाहिए आपको, समझते हैं यहाँ पर विजय से। विजय, फेडरल बैंक के पूरे लंबी चौड़ी लिस्ट में ये आपको कैसी दिखती है ये बैंक, क्या करने की सलाह देंगे? 11 रुपए के आसपास का नुकसान यहाँ पर उठा रहे हैं मनीष शर्मा। देखिए, फिलहाल तो मैं कहूंगा कि इंतजार करिए, क्योंकि काफी डैमेज हो चुका है ऑलरेडी और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 50 के आसपास अपने बेस को टच कर सकता है। वहां से संभवतः अगर थोड़ा सा भी अगर रिजल्ट्स ठीक आए और एसेट क्वालिटी मेंटेन करी, अच्छी मेंटेन करी बैंक ने, तो ये ऊपर आके 70-75 के स्तर पे जा सकता है। अगर कोई थोड़ा सा इसमें शांति से इसमें इंतजार करे, थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है। 11 की पीई पे भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें और इंतजार करना पड़ेगा बिफोर इट एक्चुअली हॉल्ट्स इट्स फॉल। उसके बाद यहाँ से अप मूव मुझे लगता है होएगा, बट विद इन विद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ से भी 4-5-6 रुपए का नीचे अभी डैमेज देखने को मिले। अशोक दुबे से बात करते हैं, विशाखापट्टनम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते दुबे जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? मैडम मेरा तो ये है DHS। हेलो जी जी मैम, बताइए। माफ कीजिएगा, मैंने आपको सोचा कि आप पुरुष हैं, आप मिसेज अशोक दुबे बोल रही हैं। बताइए मैम, दीवान हाउसिंग पर है आपका सवाल? हाँ, दीवान हाउसिंग है। मेरे हस्बैंड थोड़ा चले गए हैं थोड़ा घूमने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप पूछे। दीवान हाउसिंग के कितने शेयर होल्ड करते हैं, किस भाव पर लिया था? मैं ली हूँ 322 पे, 232 पे। 232 के आसपास लिया। 1000 शेयर होल्ड करते हैं और फिलहाल 215 के पर है दीवान हाउसिंग। तो क्या करना चाहिए इसमें मिसेस दुबे को समझते समित से। समित, दीवान हाउसिंग आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है, क्या सलाह होगी? देखिए, विद ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। विद इन दिस कंसोलिडेशन फेज नियर टर्म में हमने एक थोड़ा करेक्शन देखा है इसमें हाई लेवल से 235-236 जो इनके कॉस्ट के आसपास है। अगर ये नियर टर्म ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ से बाउंस आता है टूवर्ड 225-230, वहां पे एग्जिट करना चाहिए। अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन से देख रहे हैं तो फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। जैसे ही 238-240 का लेवल ये ब्रेक करेगा, इसमें अच्छा खासा हम मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं अराउंड 260-265, बट वो होने के लिए टाइम लग सकता है। तो नियर टर्म ट्रेडर हो तो एग्जिट करना चाहिए बाउंस पे, और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो होल्ड करना चाहिए। संदीप से बात करते हैं, लखनऊ से जुड़ गए संदीप गर्ग। नमस्ते संदीप, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? नमस्ते जी, मेरे पास 1000 शेयर है स्कॉट्स के। मैंने 178 के रेट पे लिया था और 2 से 3 मंथ में वेट कर सकता हूँ। कितना वेट कर सकते हैं? 2 से 3 मंथ। 3 मंथ्स का नजरिया रखते हैं। 17 रुपए 80 पैसे का नुकसान यहाँ संदीप को उठाना पड़ रहा है। समित, 3 महीने का नजरिया है संदीप गर्ग का। चार्ट्स पर कैसा दिखता है ये टेक्निकली, क्या करने की आप अभी सलाह देंगे इसमें?
देखिए मिड अक्टूबर तक ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी है लोअर लेवल से। लास्ट 4 से 5 महीनों में ये 130 125 के लोअर लेवल से इसने अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। हालांकि लास्ट 5 से 6 दिनों में हमने इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। गोइंग फॉरवर्ड 150 का इसका एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, तो मेरे ख्याल से इनका 2 से 3 महीने का अगर व्यू है तो 150 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एग्जिट कीजिए या फिर बने रहिए इसमें। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विजय चोपड़ा और समित चौहान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट मुंबई में कर रही है एक मेगा इवेंट, जहां माइक्रोसॉफ्ट के करता धरता सत्य नटेला है। वहां चलते हैं सीधा आपको वहां लेकर। Because every successful company has a core sensibility and a sense of purpose. For us at Microsoft, it is about empowering every person and every organization on the planet to achieve more. That's the sense of purpose that we have. In fact, if you go back 40 years when Microsoft was started, when Bill and Paul started the company, the first product that Bill in fact wrote the code for was a basic interpreter. And the idea behind that was to put a tool in the hands of developers all over the world so that they could take advantage of the new microcomputer revolution. A lot has happened in the 40 years since, but that core sensibility is what drives us even today. We had a mission of putting a PC on every desk in every home, but in retrospect, that was a goal. Our mission was to empower every individual and organization. That's really what I look at as we go forward. And of course, technology has changed. Today, we get to realize this mission in what I describe as a mobile-first, cloud-first world. Because when you think about the next 5 years, next 10 years, what's going to be true is there is going to be more computing in our lives. There's going to be computers that we're going to be wearing in our wrists. आप देख रहे हैं 14 आपका निफ्टी को हमने देखा 8000 के एक नीचे लेवल को छूते हुए, लेकिन उसे टच करके अब वापस 8000 के स्तर पर निफ्टी बरकरार है, लेकिन दबाव जारी है। 38 अंकों की कमजोरी हम निफ्टी में देख रहे हैं। सेंसेक्स में 110 अंकों की कमजोरी है, 26,441 पर सेंसेक्स है। सीधा रुक करते हैं आपके सवालों का। शैलेंद्र है मेरे साथ दरभंगा से। नमस्ते शैलेंद्र जी, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर है सर? और आज तो आपके इलाके में चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, वोट डाल दिया ना आपने? जी हाँ, बिल्कुल वोट डाल दिया हमने। बढ़िया, चलिए आप बताइए आपके पास शेयर कौन सा है? जी हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है 1000। ओके, और किस भाव पर लिया था आपने सर? 122। 8 रुपए 50 पैसे का आपको मुनाफा यहाँ हो रहा है। लंबी अवधि का नजरिया था? जी हाँ, लंबी अवधि का नजर। ओके, लंबे समय के लिए लिया शैलेंद्र ने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शैलेंद्र जी। आपका सवाल रखते हैं विजय चोपड़ा के सामने। सर पीएनबी 1000 शेयर है इनके पास, और रुक सकते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे दिखती है ये बैंक? देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करें पीएनबी के फाइनेंशियल से, उसके एसेट क्वालिटी से मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ। हाँ, इनका बाइंग लेवल बहुत अच्छा है, 122 पे इन्होंने खरीदा है, तो संभवतः 140-45 तक ये जब जाता है तो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं और उसको स्विच करके एसबीआई में जा सकते हैं, जो कि एक बेहतर बेट है इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों में। क्योंकि पीएनबी का अगर आप देखें ग्रॉस एनपीएस करीब 7 के लगभग थे, नेट एनपीएस 4% के लगभग थे, तो इतनी हाई परसेंटेज पे कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं बनता है बैलेंस शीट पे। और अभी भी मुझे लगता है कि जो एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है एसेट क्वालिटी की, वो कहीं आई थिंक इट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्केलेटन्स इन द कपबोर्ड। ये मेरा मानना है सरकारी बैंकों के बारे में। काफी कुछ नहीं दिखाई देता, ओपेक है, और काफी कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ भी बैठ के बातचीत की जा रही है कि जो उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको किस तरीके से उनमें से कुछ वैल्यू निकाली जा सकती है। तो पीएनबी से बेहतर यह रहेगा कि जब भी आपको एक रैली मिलती है 140 के आसपास का भाव मिलता है, वहां पे बाहर आइए, और एसबीआई में या आईसीआईसीआई बैंक में या एचडीएफसी बैंक में जाइए, जहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं
ज्यादा है पीएनबी से। ओके, और अगला सवाल पूछने के लिए भावनगर से जितेंद्र जुड़ गए मेरे साथ। नमस्ते जितेंद्र, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी सर, मेरे पास करूर वैश्य बैंक है 460 रुपए के भाव से, और हाँ। तो उसका फ्यूचर कैसा है? मैं 3 साल तक रुकना चाहता हूँ उसमें, वो कैसा है बताइए ना। ओके, आज बैंक से जुड़े काफी सवाल आ रहे हैं जितेंद्र जी को। वैसे 34 रुपए 30 पैसे का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, और बैंक से जुड़े सवालों में अगला बैंक करूर वैश्य बैंक। विजय जी, 3 साल का नजरिया यहाँ जितेंद्र का, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली होल्ड करिए। करूर की जो एसेट क्वालिटी काफी अच्छा काम करता है, कैचमेंट्स में एसेट क्वालिटी भी कंफर्टेबल लेवल्स पे है। मुझे लगता है कि अगर बैंक थोड़ा सा अपना रिटेल प्रेजेंस के ऊपर ध्यान दे तो बहुत और अच्छा कर सकता है, क्योंकि काफी हीटअप हो रहा है बैंकिंग का पूरा क्षेत्र, और काफी प्राइवेट जो बैंक्स हैं वो भी आ रहे हैं और काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। आई थिंक करूर कुड बी अ गुड बेट इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मुझे लगता है कि ये 550 का लेवल भी टच कर सकता है, तो इसमें निश्चित रूप से आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं लगती। तो विजय जी की राय, होल्ड कीजिए करूर वैश्य बैंक को। लेते हैं एक ब्रेक। आगे दिवाली में आपके घर आएगी लक्ष्मी, हम कुछ लेकर आएंगे खास स्टॉक पिक्स, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। अगले हफ्ते दिवाली है। दिवाली में आपके घर में कैसे बरसे लक्ष्मी, हम बता रहे हैं आपको, और मेरे साथ हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट विजय चोपड़ा। विजय सर, कुछ दिवाली धमाका शेयर बताइए। देखिए, कुछ रिकमेंडेशंस मैं देना चाहूंगा विद 1 ईयर पर्सपेक्टिव। काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। नंबर 1 L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ये स्टॉक करीब 65-67 के लगभग अभी ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है, और मुझे लगता है कि विद 1 ईयर पर्सपेक्टिव अगर उसको कोई होल्ड करे तो 100 के पार भी ये जा सकता है, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न इसमें संभव है। दूसरा स्टॉक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है ऑरो फार्मा। करीब 824 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से कंपनी ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, और जो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इस कंपनी की है, काफी सारे ANDAs इस कंपनी को मिले हैं यूएस में, तो इसके चलते मैं काफी बुलिश हूँ इस काउंटर पे। करीब 1000 का टारगेट में इस स्टॉक का भी दूंगा विद 1 ईयर पर्सपेक्टिव। जो अगला स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग है, जो आज करीब 711-710 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर कोई इसको 1 साल की अवधि तक इसको होल्ड करता है, मुझे लगता है 800 के पार जाने का दमखम रखता है। कारण यह है कि जो हाउसिंग सेक्टर है काफी एक्शन है वहां पर, और जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो लोगों का रुझान बढ़ता है। इस समय प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग काफी दबे हुए हैं, तो एक अच्छा समय हो सकता है। अगर इकोनॉमिक रिवाइवल होता है तो लोग नए घर खरीदेंगे, तो वहां पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सीधा फायदा पहुंचेगा। अगला स्टॉक में जो रिकमेंड करना चाहूंगा वीरेंद्र जी, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। करीब 330 के स्तर पे अभी ट्रेड कर रही है, और अगर कोई साल भर की अवधि तक इसको होल्ड करके रखता है तो करीब 400 के पार मुझे लगता है कंफर्टेबली जा सकता है। बहुत ही कैश रिच कंपनी है, और काफी पोटेंशियल है इस कंपनी में इस स्टॉक में आगे बढ़ने का। फाइनली जो मैं स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा वो है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, जो प्राइमरली ब्रिटानिया की होल्डिंग कंपनी भी है, और काफी ट्रेडिंग का काम इसमें होता है, और करीब 515 के स्तर पे अभी ट्रेड कर रहा है। विद 1 ईयर पर्सपेक्टिव इसमें 600 का स्तर देखा जा पाएगा। तो ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं दिवाली के पर्सपेक्टिव से रिकमेंड करूंगा। तो दिवाली के लिए विजय चोपड़ा के धमाका शेयर आपकी स्क्रीन पर हैं, और विजय जी ने कहा है कि इनमें आप 1 साल का नजरिया जरूर रखें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आगे हम लेकर आएंगे स्टील सचिव अनूप पुजारी के साथ खास बातचीत। बाजार खुले हुए लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन समित चौहान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और समित आपसे पूछना चाहूंगी कोई 2 कॉल इंट्राडे के लिहाज से? प्रियंका, इंट्राडे के लिहाज से नहीं होगा। अगर 4 to 5 डेज का ड्यूरेशन है तो यस, मैं 2 रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। फर्स्ट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा पे बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 154, टारगेट अराउंड 175 का होगा। अगर हम इसकी 30 जुलाई की प्राइस मूवमेंट देखें तो ये स्टॉक ने उसके मेजर रेजिस्टेंस जो 155 था वहां से ब्रेकआउट दिया था,
और अराउंड 200-210 तक ये रैली सस्टेन हो गई थी। हालांकि ये जो 210 से हमने करेक्शन देखा है वो प्रिसाइजली वो जो जुलाई मंथ का रेजिस्टेंस था अराउंड 155 वहां पे ही सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है हमें विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस हम 175 के टारगेट के लिए यहाँ पे रेकमेंड करना चाहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा होगा सेल ऑन गोदरेज इंडस्ट्रीज फॉर अ टारगेट ऑफ 372, 408.5 का एक स्टॉप लॉस में मान के चल सकते हैं। स्टॉक ने 2 से 3 वीक्स में अच्छी खासी मूवमेंट दी है, नियरली 10 to 12% एप्रिसिएशन दी है, बट अराउंड 410-412 हम इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अगर हम लास्ट 2 दिन की इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो थोड़ा प्राइजेस में एग्जॉशन दिख रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि आने वाले 4 या 5 दिनों में ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन दे सकता है। तो 372 के टारगेट से यहाँ पे शॉर्टिंग की सलाह होगी। तो समित दे रहे हैं आपको 2 सलाह, एक बाय की सलाह बैंक ऑफ बड़ौदा में और सेल की सलाह दे रहे हैं गोदरेज में। तो ये 2 सलाह समित की तरफ से 4 से 5 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब शुरू करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का सिलसिला। सत्यनारायण जी का सवाल है बोईसर से, इन्होंने ये सवाल हमें भेजा है SMS के जरिए। जानना चाहते हैं जेट एयरवेज में क्या करें। 155 शेयर ये होल्ड करते हैं, 424 के भाव से इन्होंने खरीदारी की थी, 29 रुपए के मुनाफे पर यहाँ बैठे हुए हैं विजय। जेट एयरवेज आपको कैसी दिखती है और एक तरह से ओवरऑल एविएशन सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है सर अभी? देखिए, इंटरग्लोब एविएशन के IPO के आने के साथ ही काफी हीटअप हो गया है ये सेक्टर। दूसरा, गो एयर भी ने भी ऐलान किया है कि वो अपना IPO लेके आएंगे। स्पाइस जेट में भी मैनेजमेंट चेंज ओवर हुआ और कुछ कैपिटल इंफ्यूजन हुआ, जिसके चलते हुए स्पाइस जेट में भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। मुझे लगता है पूरा का पूरा जो एविएशन सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं री रेटिंग हो रही है और जिसका असर हम स्टॉक प्राइसेस में भी देख रहे हैं। एक मेजर जो फर्क आया है जो पिछले साल और इस साल में कि जो एयर टर्बाइन फ्यूल है वो काफी कम रेट्स पे अवेलेबल है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, तो इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। अगर क्रूड सप्रेस्ड रहता है तो ATF के प्राइसेस भी सप्रेस्ड रहेंगे। अभी ड्राफ्ट एविएशन पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने दी और छोटे सेक्टर्स को जोड़ने के लिए भी काफी बातचीत की जा रही है। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर इससे बेनिफिट होगा और कहीं ना कहीं जो लोगों का जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा, क्योंकि छोटे शहरों को भी जोड़ा जा रहा है और छोटे शहरों में ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई कमी है, बहुत सारे वहाँ लोग हैं जो ट्रैवलर्स हैं जो कि इन चीज़ों का फायदा उठाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है जेट एयरवेज जो अभी 450-52 पे कभी ट्रेड कर रहा है, संभवतः ये आपको 550-600 के स्तर पर भी दिखे। ये भी देखना होगा कि इंटरग्लोब का IPO किस तरह से लिस्ट होता है। मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग गेंस के लिए जिन्होंने IPO में पैसा लगाया है तो वो लिस्टिंग गेंस लेके बाहर आ जाएंगे और थोड़ा सा मार्केट इसका बैलेंसिंग एक्ट करेगा और थोड़ा सा स्टॉक मुझे लगता है करेक्ट होगा पोस्ट द लिस्टिंग, जिस तरीके से कैफे कॉफी डे में देखने को आया है। तो होपफुली अगर लिस्टिंग अच्छी रही तो आई थिंक दैट इट्स गुड फॉर द ओवरऑल एविएशन सेक्टर। स्पाइस जेट वुड बी माय बेस्ट पिक। ओके, रवि कुमार से बात करते हैं, हावड़ा से जुड़ गए हैं। रवि जी नमस्ते, बताइए कौन से शेयर है सर आपके पास? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा सवाल है आयशर मोटर के लिए। 2 शेयर मेरे पास है 18,500 के हिसाब से। आयशर का मैं देख रहा हूँ मतलब रेट हमेशा 21,500 तक जाता है, वापस फिर नीचे चला आ रहा है और पिछले 2 क्वार्टर से इसका मंथली सेल्स तो बहुत अच्छा आता है और क्वार्टरली रिजल्ट में उसका इफेक्ट नजर नहीं आता है प्रॉफिट इंक्रीज। और दूसरा है SML इजू 20 शेयर है 1200 के हिसाब से। तो इन दोनों का फ्यूचर मुझे बताइए, मतलब मैं स्टॉक होल्ड करूं या सेल कर दूं? और मुझे SML इजू में पोजीशन और बढ़ानी है, तो आयशर सेल करके मैं SML इजू लूं या फोर्स मोटर लूं? ओके, चलिए समझते समित इन दोनों की टेक्निकल चार्ट्स बताइए। रवि जी ने भी अपनी रिसर्च काफी कर रखी थी इन दोनों ही कंपनियों में, पर क्या इस समय इन्हें आयशर मोटर एग्जिट करके इसूजू में अपना होल्डिंग बढ़ाना चाहिए? कैसे दिख रहे हैं ये दोनों आपको टेक्निकली सर? देखिए, जैसे राइटली ऑब्जर्व किया है कि अराउंड 21,000 21,500 जब भी आयशर मोटर्स आता है वहां से इसमें करेक्शन दिखाई देता है। वो एक मेजर रेजिस्टेंस है उसका, नॉट ओनली नियर टर्म बट मीडियम टर्म ऑल्सो। स्टॉक ने पहले अच्छी खासी एक रैली दी थी, तो उसके बाद एक ऑब्वियस होता है कि सम काइंड ऑफ प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में आए। सो फिलहाल ये मोर ऑफ प्राइस वाइज हम इसको बोलेंगे कि ये टाइम वाइज करेक्शन आयशर मोटर्स में चल रहा है।
इसके लॉन्गर डिग्री चार्ट देखे तो वो अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव है। सो मेरे ख्याल से फिलहाल इनको होल्ड करना चाहिए। अगर इनको ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है तो 16,500 के आसपास को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस से यहाँ बने रह सकते हैं। जब भी ये स्टॉक 19,200 का लेवल ब्रेक करेगा, इसमें हम अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं ऊपर की तरफ। 21,500 रीटेस्ट हो सकता है। जहां तक एसएमएल की बात है, अगर इसका हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है, वेरिन 1500 1550 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से स्विच नहीं करना चाहिए आयशर मोटर्स में से इसमें। अगर इनके पास एसएमएल है तो उसमें बने रहिए 1200 1220 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन आगे हमारे साथ जुड़ेंगे एमएसएमई और स्टील सचिव अनूप पुजारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान एमएसएमई और स्टील सचिव अनूप पुजारी। नमस्ते पुजारी जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। शुरुआत करूंगी सर स्टील को लेकर के। स्टील इंडस्ट्री के लिए मुश्किल भरा वक्त रहा है, क्या दिक्कतें हैं और इससे टैकल करने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा रही है, इस पर अगर आप रोशनी डाल सकें। मैं अभी सीएमडी सेल जरूर हूं, सरकार में स्टील सेक्रेटरी हूं नहीं, इसलिए सरकार के कदम के बारे में ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपने सही कहा दैट स्टील सेक्टर इज गोइंग थ्रू स्लाइट डिफिकल्ट टाइम। दिस इज बोथ बिकॉज द वर्ल्ड कमोडिटी प्राइस इज फॉलिंग एंड देयरफॉर द स्टील प्राइस इज फॉलिंग, but at the same time the rate at which the iron ore prices have been falling, it has not been reflected. NMDC definitely आयरन ore प्राइस को घटाया है और उसी अनुपात में घटाया है, लेकिन स्टील डिमांड कम होने का कारण इंडियन स्टील इंडस्ट्री इज इन स्लाइट डिफिकल्टी एंड यू विल फाइंड दो वन ऑफ द कंपनीज हैज रिपोर्टेड प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज मे नॉट रिपोर्ट प्रॉफिट इन दिस क्वार्टर। बिल्कुल, तो टारगेट से पीछे है। लेकिन एमएसएमई पर अब मैं फोकस करना चाहूंगी, और एसएमई को कहा जाता है कि वो देश की ग्रोथ इंजन है। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और बहुत बढ़ाने की कोशिशें भी आप लोग कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने इस साल लॉन्च किए हैं, जिसमें क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम है। इन सारी स्कीम्स को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? रिस्पॉन्स तो अच्छा है, लेकिन वी डोंट हैव द बजट टू मैच दैट। बट अगर एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं, सबसे मुख्य बात होगा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रधानमंत्री जो मन की बात में पहले मन की बात में अक्टूबर 2014 में कहे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उसी को एनालाइज करते हुए हम सितंबर 18, 2015 में ए सिंपल वन पेज रजिस्ट्रेशन सिस्टम नोटिफाई कर दिए हैं। उसको हम उद्योग आधार मेमोरेंडम कहते हैं, UAM। 2006 में जब एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट आ गया था, उसके बाद इट वाज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 1 which for entities which have not initiated production and EM2 for those who have initiated production। ये दोनों को कंबाइन करते हुए सिंपल वन पेज रजिस्ट्रेशन सिस्टम लगा दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव। द सेकेंड पॉइंट, आपने जैसे 3 स्कीम के नाम लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम लिए, CGTMSE के नाम लिए और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के नाम लिए। नाउ एक्सेस टू फाइनेंस हैज ऑलवेज बीन ए प्रॉब्लम फॉर आवर MSMEs। एक्सेस टू फाइनेंस में देयर आर 2 issues। Issue number 1 is the cost, and that is tried to be countered by our subsidy scheme. The second one is whether the bankers are getting the confidence to fund the MSMEs or not. For this, we have 2 schemes. One is the performance cum credit rating, PCRA कहते हैं। दूसरा, we also guarantee। पहले स्कीम में अगर माइक्रो और स्मॉल यूनिट अपने आप को क्रेडिट रेटिंग करा लें तो बैंक को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलिए इनका बैकग्राउंड किसने चेक कर चुका है, तो उसी के तहत the bankers are able to level up comfort जो बढ़ जाने के कारण bankers are able to extend them loans। The second one is that मान लीजिए कोई MSME के पास अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन कोलेटरल नहीं है, तो कोलेटरल फ्री लेंडिंग के लिए अप टू 100 लाख रुपीज वी आर एबल टू ग्रांट ए गारंटी
सो दैट दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट गारंटी स्कीम। इन दोनों में डिमांड बहुत ज्यादा है, वी डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बजट, सो एज अ रिजल्ट from time to time we try to find out whether we can either reappropriate funds to help them or get more money from the government. But to summarize, both these schemes have been immensely popular and the people are happy about it. जी, आपने अभी जिक्र किया उद्योग आधार प्रोग्राम का, जो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक कदम है। इससे आपने का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या आप हमें बता पाएंगे कि कितने एमएसएमई इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए हैं और किस तरह की ईज आप दे रहे हैं इन्हें अपने बिजनेस स्टार्ट करने में? कल शाम तक 33,000 हो चुके थे, 33,000। देयर इज ए रेगुलर डैशबोर्ड। कोई भी आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएं, उद्योग आधार मेमोरेंडम को आप सर्च करके, तो उसमें वो डैशबोर्ड से आपको पता चल जाएगा कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कल शाम को हम लोग जो ऑफिस बंद कर रहे थे, अराउंड दैट टाइम 33,000 हो चुके थे। और 2 दिन पहले मैं आंध्र प्रदेश में जब बात कर रहा था एमएसएमई लोगों से, उनको ये बताया था कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बहुत ज्यादा अराउंड 3,000 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उनमें से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट अलोन हैज मोर देन 1,000 रजिस्ट्रेशन। लेकिन सबसे जो अच्छी बात हम उन लोगों को कह पाए ये कि तेलंगाना में कोई भी डिस्ट्रिक्ट से 100 से कम नहीं हुआ है, और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो 1,000 हुआ है वो 1,000 इन दिस 2 months, लेस देन 2 months in fact, is more than what has been done for the last whole 1 year there, which means that either people are very excited about it or people are testing it out. So we will know the results later on, but now we are excited because people have accepted and appreciated this. But while I am online, मैं 2 पॉइंट क्लियर करवाना चाहता हूँ। एक, उद्योग आधार मेमोरेंडम होने के बावजूद इसमें आधार कंपलसरी नहीं है। हम नाम रखे हैं उद्योग आधार मेमोरेंडम इसीलिए कि इसका एक लिंक जाता है। जो भी अप्लाई करता है उसका हमको आधार नंबर होने से एक वेरिफिकेशन होता है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आप तभी भी उद्योग आधार मेमोरेंडम फाइल कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी ऑफलाइन फाइलिंग। ऑनलाइन फाइलिंग के लिए हमको एक वैलिडेशन का आवश्यकता होता है, उसीलिए आधार से हम लिंक किए हैं। तो लोगों में ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि आधार इज मैंडेटरी टू फाइल उद्योग आधार मेमोरेंडम। सेकेंड पॉइंट, कोई अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेट कंपनी को आधार नंबर नहीं मिलता है, लेकिन इनकॉर्पोरेट कंपनी होने के बावजूद उनके पास कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जो कि सारे कामकाज चलाते हैं, उनका अगर आधार नंबर मिले दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। अगर वो भी नहीं मिलता है तो कंपनी के कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके थ्रू आप फाइल करते हैं उनका भी होए तो चलेगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव एन आधार नंबर टू फाइल UAM। जी शुक्रिया मिस्टर पुजारी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से एमएसएमई के लिए राह और ईज ऑफ डूइंग को आसान बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ है स्टील और एमएसएमई सचिव अनूप पुजारी अपनी खास बातचीत करते हुए। और यही वो पॉइंट है जब हमें अपने दोनों बाजार के मेहमानों से भी इजाजत लेना होगा। समित और विजय आप दोनों से इजाजत लेना चाहूंगी। सौदा आपका मैं आज यहीं पर, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे बिहार चुनावों का अपडेट।